Infosys buyback is in news. Okay, let me move to Hindi so that it's a common language. Some people who are Marathi speaking might join. तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ. इन्फोसिस इस स्टॉक का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है. इसका बायबैक ऑफर आया है, डिक्लेयर हुआ है इसी वीक में. कुछ चीज़ें अभी डिक्लेयर नहीं हुई है एंड दिस बायबैक ऑफर इज एक्सेप्टेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज ऑफ नाउ. अभी जो सारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आया है, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली 99% आ ही जाएगा. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. सो बायबैक ऑफर क्या होता है अगर हमको पता नहीं है कुछ लोगों को, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. इज इट बेनिफिशियल, इज इट प्रॉफिटेबल, इज इट नॉट प्रॉफिटेबल, ऑल दोस थिंग्स वी डिस्कस. अ क्विक एक्नॉलेजमेंट फॉर gamma.app which is एक ऐप है जिसने इस प्रेजेंटेशन को बनाने में मेरी हेल्प की है. इसका यहाँ पर आपको लोगो भी बॉटम राइट में दिख रहा होगा, which is gamma.app. ओके, सो व्हाट इज अ शेयर बायबैक. शेयर बायबैक होता क्या है, तो हम सबको आईपीओ से थोड़ा सा शुरू करता हूँ बैकग्राउंड. जब एक आईपीओ आता है कंपनी का, उसका क्या मतलब होता है. आईपीओ का मतलब है कि जो प्रमोटर है जिसने कंपनी की शुरुआत की है, उसका पूरा जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट करके वो ओनरशिप वो पब्लिक को या किसी और इंस्टीट्यूशंस को देना चाहते हैं. नॉट कंप्लीटली बट टू अ सर्टेन परसेंटेज. तो इन्फोसिस के केस में अभी इन्फोसिस के प्रमोटर्स के पास कितना शेयर है और उन्होंने पब्लिक को कितना शेयर दे रखा है, अगर हमको ये जानना है तो हमारी जो पॉपुलर वेबसाइट हम लोग देखते हैं screamer.in for fundamentals. I'm taking you to that website. If you go to Infosys on that, you can just search. यहाँ पर Infosys सर्च करके आप उस पेज पे जा सकते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर्स के टैब पे क्लिक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि फिलहाल प्रमोटर्स के पास 14.6% शेयर है. ओके, जिसमें सुधा मूर्ति जी होंगी और भी कोई लोग होंगे. सो ऑल दीज प्रमोटर्स आर टुगेदर होल्डिंग 14.6%. और बाकी जो है 32% इज विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, 40% इज विद डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कंपनीज एक्सेट्रा, 13% इज विद पब्लिक. सो ये जो 13% है, इसमें से कुछ शेयर अराउंड 2 to 3% शेयर promoters are going to buy back. That is what the buyback means. तो IPO, सॉरी, आईपीओ के टाइम जो उन्होंने अपना इक्विटी पार्ट दिया था उसमें से कुछ इक्विटी वो वापस लेना चाहते हैं. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायबैक. अब इस स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है अभी 1525-26 के आसपास चल रहा है एंड द बायबैक ऑफर इज एट अ हायर प्राइस. यूजुअली ये प्रीमियम पे होता है, तो हम महंगे में अपना स्टॉक खरीदने के लिए तैयार है कुछ पार्ट. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायबैक. ओके, इसके कुछ प्रकार होते हैं. तो ये जो प्रकार है टेंडर रूट है. टेंडर का मतलब है कि एक फिक्स प्राइस कंपनी ऑफर करेगी और उस प्राइस पर आपसे ये स्टॉक खरीद लेगी. अब आपने ये स्टॉक अगर मार्केट में खरीदे हैं तो आज अगर खरीदे हो तो, या मान लीजिए कल परसों खरीदे हैं तो 1525 इस रेट से आपने, इस प्राइस से आपने खरीदे होंगे. और कंपनी जो रेट से आपसे खरीदने वाली है वो रेट कंपनी ने डिक्लेयर किया है, इससे ऊपर वाला रेट. ओके, तो हम बोलेंगे ये तो बहुत ईजी है, कोई चीज सस्ते में खरीदो और महंगे में बेच दो, कितना अच्छा फायदा है. लेकिन ऐसा नहीं है, इसका प्रोपोर्शनेट एक्सेप्टेंस होता है. व्हाट इज मीन बाय प्रोपोर्शनेट एक्सेप्टेंस, मतलब आपके पास अगर 10 स्टॉक्स हैं इन्फोसिस के, तो सारे के सारे इन्फोसिस नहीं खरीदेंगे. जिस तरह से आईपीओ को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको ये आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका गारंटी नहीं होता है. इसी तरह से बायबैक के लिए हमारे पास जो शेयर्स है वो सारे हम देना भी चाहे कंपनी को, तो कंपनी वो लेगी या नहीं लेगी ये कहा नहीं जा सकता, और पूरे लेगी या पार्टली लेगी ये भी कहा नहीं जा सकता. तो कंपनी विल डिसाइड वेदर टू टेक एंड हाउ मच प्रोपोर्शन टू टेक. तो प्रोपोर्शनेट एक्सेप्टेंस होता है. अब ये कितना होता है, ये डिक्लेयर होता है जब एक्चुअली बायबैक की सारी डिटेल्स डिक्लेयर होंगी. तो इन्फोसिस के केस में ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन रिसेंटली किसी और स्टॉक के केस में अगर डिक्लेयर हुआ है तो हम ये देख सकते हैं. लेट्स लुक फॉर, आई थिंक बजाज. बट इफ यू गो टू द बायबैक डिटेल्स ऑफ बजाज कंज्यूमर, इन्फोसिस का हम नहीं देख सकते क्योंकि फुल डिटेल्स अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है. सिर्फ बायबैक होगा ये डिक्लेयर हुआ है, वो अप्रूव नहीं हुआ है सारे शेयर होल्डर्स की तरफ से. ओके, सो बजाज कंज्यूमर का जो बायबैक है इसकी डिटेल्स अगर देखें, इसका प्राइस अभी चल रहा है 223. ओके, एंड बायबैक वाज एज ऑन September 5th. ओके, रिकॉर्ड डेट. रिकॉर्ड डेट क्या होता है, आपके पास जो भी इन्फोसिस के स्टॉक्स हैं वो कंपनी लेने के लिए रेडी है, लेकिन आपके पास वो स्टॉक एक स्पेसिफिक डेट पे होने चाहिए. उस डेट को रिकॉर्ड डेट बोलते हैं. अगर इस डेट पे आपके पास बजाज कंज्यूमर के शेयर्स हैं तो ही आपसे ये लिए जाएंगे, और इस डेट पर आपके पास होने के लिए आपको इससे कम से कम 2 दिन पहले खरीदना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी आते थे T+2 हमारे यहाँ पे सिस्टम है. जिस दिन आप खरीदते हैं उसके 2 दिन बाद आपके डिलीवरी में स्टॉक्स आपके. ओके, दैट इज व्हाट इज द सिस्टम. तो रिकॉर्ड डेट इन केस ऑफ बजाज इज September 5th. इन केस ऑफ इन्फोसिस इट इज नॉट डिक्लेयर्ड. इसका मतलब अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप खरीद सकते हैं. रिकॉर्ड डेट जो है आज के बाद ही होने वाला है. अब ये कितने प्राइस पर डिसाइड हुआ था, कंपनी 290 रुपीज पर शेयर
खरीदने वाली है, जबकि कंपनी का अपना प्राइस अभी स्टॉक का चल रहा है 223 रुपीज में आप मार्केट से खरीदोगे और कंपनी आपसे 290 रुपीज में खरीदेगी, तो ऑब्वियसली ये आपका प्रॉफिट हुआ। बट आपके पास जितने शेयर है सारे के सारे कंपनी नहीं खरीदेगी, अदरवाइज इट वॉज अ वेरी इजी टास्क फॉर यू, क्योंकि जितने सारे लोग अभी स्टॉक्स होल्ड करके बैठे हैं वो सारे ही अगर बेचने को रेडी हो जाए तो इतना तो कंपनी खरीद नहीं सकती, इसके लिए प्रोपोर्शन में खरीदा जाएगा। ओके, सो यहाँ पर प्रोपोर्शन दिया गया है जिसको बायबैक रेशो कहते हैं। सो स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए 5 इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ एवरी 63 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन द रिकॉर्ड डेट, मतलब 10,000 शेयर्स, 10,10,10,000 शेयर्स रिटेलर से, स्मॉल शेयर होल्डर से खरीदे जाएंगे, जिसमें से जिस भी रिटेलर के पास मोर देन 63 स्टॉक्स है उसके 5 शेयर्स खरीदे जाएंगे। ओके, अगर इसके पास 130 है तो 10 भी लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर 63 और 100 के बीच में है तो फिर 5 ही लिए जाएंगे। ओके, एवरी 63, जिसके पास 63 से कम शेयर्स है उसके शायद कुछ भी नहीं लिए जाएंगे। अगर 60 है, 50 है, तो फिर एक भी उसका शेयर कंपनी नहीं एक्सेप्ट करेगी। अभी हम लोग लेगा, सपोज आई हैड 20 शेयर्स इन माय अकाउंट राइट नाउ, मैं 43 ले लूंगा इन्फोसिस या इन्फोसिस। नहीं, सो ये 63 नंबर इज नॉट फॉर इन्फोसिस, हाँ, दिस इज ओके फॉर ओके, बजाज। दिस इज इन्फोसिस का डिक्लेयर बजाज कंपनी का। ओके ओके, गॉट इट। हाँ हाँ, ठीक है, तो दैट्स फाइन। इन्फोसिस का ये सब डिटेल अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अगर एजम्पशन करना है तो कुछ एजम्पशन हम डिस्कस करेंगे अभी। हम्म। ओके, पॉइंट ये है ठीक कि है। इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनेट एक्सेप्टेंस, ये बायबैक का हमेशा मेथड होता है। अब इन्फोसिस बायबैक का जो साइज है 18,000 करोड़ है, मतलब 18,000 करोड़ के स्टॉक्स या शेयर जो है वो वापस लिए जाएंगे, विच इज हम्म अप्रोक्सीमेटली 2.41% ऑफ इक्विटी, जैसे हमने अभी देखा screener.in में हम्म इन्वेस्टर्स। तो ये जो 14.6 है ये 2.41 से बढ़ जाएगा, और पब्लिक से, एफआईआई से, डीआई से, तीनों से ये कम हो जाएगा। कितना कम होगा डिपेंड्स, वो कितना एक्सेप्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1800 रुपीज पर शेयर डिसाइड हुआ है प्राइस, और रिटेल का कोटा है 2 लाख। इसका मतलब जो भी कस्टमर 2 लाख से कम शेयर्स वाला होगा, 2 लाख रुपीज से कम अमाउंट के शेयर जिसके पास होंगे, उसको रिटेलर या स्मॉल शेयर होल्डर माना जाएगा। उससे ऊपर जो है उसको बिग इन्वेस्टर माना जाएगा। ओके, दैट इज द डेफिनेशन। नाउ एक्सेप्टेंस रेशो क्या होता है, मैंने बताया जितने शेयर्स वो लेंगे। अब ये तो मैंने बताया, हमने बजाज कंज्यूमर का देखा, 5 आउट ऑफ 63 एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब इन्फोसिस इज अ बिगर कंपनी, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रेशो कंफर्टेबल हो सकता है, मतलब 10 शेयर्स में से एक शेयर लिया जाएगा, इस तरह से हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट होना चाहिए। अब बजाज कंज्यूमर की अगर बात करें, 63 शेयर्स जिसके पास है उसके पास कितने अमाउंट के शेयर है, देखिए 223 मल्टीप्लाइड बाय 63, लेट अस डू द कैलकुलेशन। 223 मल्टीप्लाइड बाय 63, 14,000। जिसके पास 14,000 के अमाउंट का शेयर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, सो स्मॉल रिटेलर्स कैन पार्टिसिपेट अप टू 2 lakhs, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर। तो इसमें फिर भी फायदा हो सकता है। अब उससे एक जरूरी बात है, टैक्स ट्रीटमेंट। जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं और सिंपली बेचते हैं तो उसमें 2 प्रकार की टैक्स ट्रीटमेंट होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म गेन, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन कब होता है, जब हम उस स्टॉक को 12 मंथ से कम होल्ड करके बेचें, तो जो भी प्रॉफिट होगा आज के टैक्सेशन रेट्स के हिसाब से 20% आपको टैक्स शॉर्ट टर्म गेन पे लगता है, जो कुछ सालों पहले 15% हुआ करता था, अब वो 20% पे चेंज कर दिया गया है। तो अगर आपने इन्फोसिस का स्टॉक 1525 में खरीदा और 1800 में ओपन मार्केट में बेचा, तो आपको जो 300 या 275 रुपीज प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपका तकरीबन 20%, अराउंड 50 रुपीज, 60 रुपीज आपका इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। दिस इज फॉर नॉर्मल स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग इन द नॉर्मल सेकेंडरी मार्केट, नॉट थ्रू बायबैक। अब बायबैक का जो रूल्स है वो अक्टूबर 2024 में चेंज हो गया है। उससे पहले ये जो बायबैक से शेयर्स हमको बायबैक देने के बाद जो कैश मिलती है उसका हमारे पास टैक्स का लायबिलिटी कम था, तो उसको हम ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो अक्टूबर 1 2024 के पहले लागू था, अब वो लागू है नहीं। अब क्या रूल है, आपको जो शेयर्स देने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे, मान लीजिए कि आपको 1:10 का रेशो है और आपने 10 शेयर्स खरीदे हैं, 15,000 रुपए में आपने 10 शेयर्स खरीदे हैं और कंपनी उसमें से एक शेयर एक्सेप्ट करने वाली है, तो आपका 10 में से एक शेयर एक्सेप्ट हो गया, आपको 1,800 रुपये मिल गया। ओके, तो इस केस में भी एज पर द न्यू रूल्स 1,800 रुपया पूरा का पूरा आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। डीम्ड डिविडेंड मतलब ये प्रॉफिट नहीं होता है, ये आपका इनकम माना जाएगा, जिसके ऊपर टैक्स आपको उस हिसाब से लगेगा जिस हिसाब से आपकी इनकम है। इसका मतलब किसी का सैलरी अगर 20 लाख है साल का, तो उसको 30% ब्रैकेट में
और किसी का सैलरी अगर 6, 7, 8 लाख है तो उसको 5%, 10% जो भी ब्रैकेट होगा आपका, उस ब्रैकेट में आपको इस अमाउंट का टैक्स लगेगा पूरे 1800 रुपए का, नॉट द प्रॉफिट पार्ट। आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने 1525 रुपए में ये स्टॉक खरीदा है और 1800 रुपए में बेचा है तो मेरा सिर्फ 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है या 275 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ऐसा नहीं है, पूरे 1800 रुपए आपकी इनकम मानी जाएगी और पूरे 1800 रुपए आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, वो भी आपका स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। मान लीजिए आपने किसी हाउसवाइफ के नाम से ये कर दिया तो आपको टैक्स बचाने का उसमें मौका मिल सकता है, या कोई है जिसका सैलरी लेवल कम है 4-5 लाख के रेंज में, तो उसको भी टैक्स बचाने का रास्ता उसमें मिल जाएगा। बट whoever is paying 20% level tax, 30% level tax, or even 10% level tax in the normal income tax, उसको इस 1800 रुपए पे वही रेट का टैक्स लग जाएगा। ओके, सो नाउ यू विल थिंक कि मेरे जो 1525 खर्च हो गए उसका क्या होगा। ओके, तो एक तरह से ये इंजस्टिस लग सकता है, लेकिन अभी बाकी का आधा पार्ट में कवर करूंगा तब आप समझेंगे कि क्या है। तो 1525 रुपए खर्च करके आपने एक स्टॉक खरीदा, एक्चुअली 15,250 रुपए खर्च करके आपने 10 स्टॉक्स खरीदे, और रेशो मान लेते हैं 1:10 डिक्लेयर होता है, तो आपका एक स्टॉक खरीदा जाएगा, उसके आपको 1800 रुपए कंपनी से मिल जाएंगे, आपको 275 के अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट हो गया है टेक्निकली। लेकिन टैक्सेशन के केस में आपको पूरा 1800 रुपये प्रॉफिट हुआ है ऐसा माना जाएगा, और उस 1800 रुपये पे आपको 20, 10, 30 कोई परसेंटेज का टैक्स लग जाएगा। अब जो 1525 रुपये आपके चले गए उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्टॉक आपसे खरीदा गया है उस स्टॉक को कंपनी डिस्ट्रॉय करती है। ओके, एक जमाने में जब शेयर्स पेपर के हुआ करते थे उन पेपर्स को लेके कंपनी एक्चुअली में जलाती थी। ओके, आग लगा देती थी। अब आजकल तो शेयर्स पेपर के नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपसे शेयर खरीदा जाएगा कंपनी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, मतलब कि वो जो स्टॉक है वो पूरी तरह से लॉस में चला गया है। तो आपका 1525 रुपया जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। उस लॉस को आप आपके किसी भी और स्टॉक के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, या तो इस साल या तो अगले 4 सालों तक। सो दिस इज हाउ यू विल गेट बैक दैट 1525 रुपीज, एंड द टैक्स ऑन 1525 रुपीज आपको बचाने का मौका उधर से मिलेगा, लेकिन 1800 रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो 1525 रुपये पे आपका टैक्स बचने का चांस कितना है? 20% तक। और 1800 रुपये पे आपको टैक्स देने का जो बात है वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम लेवल्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया टैक्सेशन का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर चाहिए तो हम फिर से और डिटेल डिस्कस कर सकते हैं इफ देयर आर क्वेश्चंस। Are you able to get the Hindi I'm delivering? Little bit, sir, but not fully, sir. Okay. Okay, let me quickly explain in English. If you tender your stocks for buyback in Infosys, they'll be bought back at 1800 rupees. You will buy at 1525 as per current market price, or maybe let's say 1500. But the tax that you will pay is not on 300; it will be on the full 1800. That's the new rule. Okay, Okay, and the okay, sir. 1525 that you are spending. Actually, we can buy hereafter, or already we are have to hold. No. You can buy today also because the date is not declared. The record date is not declared. The record date is going to be after today only because it is still not declared. There are full details that are not declared for this buyback. Only the price is declared. If you see this, only this part is declared. The total size, price per share, equity percentage, and retail quota limit. So this thing is anyway standard 2 lakhs, but more details like ratio of acceptance is not declared. How many stocks you should have for tendering how many stocks, that is not declared. But we are assuming right now that if you have 10 stocks of Infosys, company will buy back 1 out of that or 2 out of that. Okay, sir. Okay, but you will have to tender. Company will buy or not, that will be, you will know later only, just like IPO. And when Okay, you when you tender, you will get 1800 rupees, but that 1800 rupees is taxable, and your 1525 is going to be short-term capital loss, which you will have to adjust with some other profit. If you don't have profit this year, you can adjust it next 3-4 years also. So understand this before you actually want to participate in any buyback. Infosys हो या कोई भी और buyback हो, इसमें participate करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए. Income from other sources, डीम डिविडेंड ये अदर सोर्सेज से में जाएगा, और इसके लिए इस पे टैक्स वही लगेगा जो आपकी टोटल इनकम पे लगता है. ओके, इफ योर टोटल इनकम इज 20 lakhs plus, then it is 30% एज पर इनकम टैक्स लैब. ओके, टीडीएस इसमें से 10% ऑलरेडी कट जाएगा. कंपनी विल डिडक्ट 10% टीडीएस एंड यू विल हैव टू क्लेम इट बैक इफ यू आर नॉन टैक्सेबल.
बाद में क्लेम करना पड़ेगा। एंड कैपिटल लॉस, नोशनल लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू ऑफसेट अदर कैपिटल गेन। ये जो 1500 का प्राइस है दैट यू पेड, दैट इज गोइंग टू बी योर लॉस एंड दैट विल हैव टू क्लेम एल्सवेयर। आपको कोई और स्टॉक में प्रॉफिट या कोई और म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट लेके आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ टेंडरिंग प्रोसेस एंड टाइमलाइन, रिकॉर्ड डेट एलिजिबिलिटी होता है, मतलब कि किसी एक तारीख को आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए जो कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। सो इवन इफ यू बाय टुमारो, लेट्स से व्हेन मार्केट ओपन्स, इफ द प्राइस इज 1500, यू बाय इट टुमारो, द रिकॉर्ड डेट इज गोइंग टू बी आफ्टर दैट ओनली। रिकॉर्ड डेट पे आपके पास वो स्टॉक होंगे एंड देन ओनली यू आर एबल टू पार्टिसिपेट। इफ यू बाय ऑन द रिकॉर्ड डेट तो वो नहीं अलाउड होगा, बिकॉज रिकॉर्ड डेट के बाद आपके 2 दिन बाद शेयर्स आपके डीमैट में आएंगे। द रिकॉर्ड डेट इज पास्ट एंड इफ यू बाय ऑन दैट डेट देन यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट द बायबैक। डिसीजन विंडो, एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके बाद आप टेंडर करने के बाद आपको रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा। जिस तरह से आईपीओ में टाइम लगता है उस तरह से ही होता है। ओके, वी कैन गो एंड चेक राइट नाउ फॉर Bajaj offer all the details because Infosys is not yet there. See, record date is September 5th. Offer opens on September 11th. Last date for accepting tender 17th. Closed on 17th. Finalization of acceptance 23. ये 5 दिन के बाद आपको पता चलेगा और उसके अगले दिन सेटलमेंट होगा एंड अक्टूबर 6 को ये शेयर्स एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, मतलब कि इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जो भी बायबैक होंगे वो शेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरह से इसका भी टाइमलाइन होता है। ओके, सो फाइलिंग फॉर्मेलिटीज, एक्सेप्टेंस रिजल्ट्स। बायबैक बेनिफिशियल कब हो सकता है? इफ देयर इज हाई प्रीमियम, ऑब्वियसली यहाँ पर 19% का प्रीमियम दिया जा रहा है, आपको 19% प्रॉफिट होगा, लेकिन वो ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोपोर्शन में होगा। योर टैक्स स्लैब जो है लो टैक्स स्लैब है तो ही आपको बेनिफिट होगा। अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको बेनिफिट थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपको पूरे 1800 पे 30% टैक्स देना है, मतलब ये 19% का गेन तो निकल जाएगा। सो इफ यू आर इनटू स्मॉलर टैक्स ब्रैकेट देन ओनली दिस इज बेनिफिशियल। लिक्विडिटी नीडेड, आपको एक स्टॉक देने के लिए 10 स्टॉक खरीदने पड़ेंगे, इसके लिए आपको उतने पैसे लॉक करके रखने पड़ेंगे। आप एक ही स्टॉक खरीदोगे तो वो टेंडर नहीं कर सकते। आपको 10 में से 1, 10 में से 2, 12 में से 2, 15 में से 2, 2 out of 15, 2 out of 30, 1 out of 20, 1 out of 10, इस तरह से रेशो होगा। सो यू विल हैव टू बाय मोर शेयर्स फॉर टेंडरिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बट if you keep these shares in future, company is believing that the stock is going to go up and that is why the company is buying back the shares। ये कंपनी खरीद क्यों रही है? क्योंकि कंपनी को भरोसा है कि इस स्टॉक की प्राइस आगे जाके बढ़ेगी। वो 2 महीने में बढ़ेगी, 2 दिन में बढ़ेगी या 1 साल में बढ़ेगी, ये नहीं कहा जा सकता। तो उसके बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते हम, बिकॉज द प्राइस कैन Sir, गो अप। I have one doubt, sir. Actually, Yeah. all the shareholders are eligible to get buyback, or only partials, or some who are all participating and that only is eligible to get buyback. Yeah. You have to participate. You have to tender process. You have to There will be tender. a tender process. So just like IPO, there will be tender process. You have to tender, and you'll be allowed to tender only if you have a certain quantity. For example, Bajaj, I'll tell you. See, Bajaj 5 you can tender if you have 63 or more. Okay, sir. Okay. Okay, so Infosys it might be like 1 you can tender if you have 10 or more. Oh, out of 10 we can tender only one share. Okay. Yeah, or maybe 2. I'm not sure. That is not declared, but I'm just guessing that it will be 1 out of 10. Yeah, whatever it is. Out of Yeah, this, you have to maybe tender only certain quantities. it can be 2 out of 18. Anything it can be. So once they tell that, you'll have to have those many shares. For example, in Bajaj, if you don't have 63 shares, you cannot tender. Okay. If you have 62 shares, you cannot tender. You will have to have at least 63. Okay, so Infosys, this is not declared. I'm just assuming it will be 1 out of 10. Okay, sir. Okay, sir. Okay, so if you buy 10, you will spend 15,250 rupees. Out of that 1, you can give it back at 1800. But if your income is in 30% bracket, then you will spend 300 rupees on tax only. Not 300, even more. I think 500 something on tax only. Oh. Yeah, because it is going to be fully considered as an other source of income. Okay, tax head will be income from other sources deemed dividend. Full 1800 will be taxable.
and 1525 that you spend is going to be considered as loss. This is going to be income, and the 1525 that you spend on that one stock, that is considered as a loss. So maybe it does not make sense for people who have a higher bracket income. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay. But if you have in let's say your wife's name, she's not earning a big income, then she's non-taxable. You can try it in her account, because then you'll not have to pay that tax. Oh, okay, okay. Yeah, you can think in that way. So risk and potential drawbacks of this is low acceptance ratio. Like it's mostly going to be 1 out of 10. So you'll have to spend 15,000 and then try and get 300 rupees of profit, and that too is taxable, full at 1800 amount. Deemed dividend tax, that's a potential risk and drawback. So there's no point in doing this if you don't understand this taxation. Market price risk is there. If you buy at 1525, you tender one stock at 1800, and the remaining goes down to 1400, and you'll have to wait for some time to come back. That's a market price risk. You can't say, हम ये बोल नहीं सकते कि हमने 1500 में 10 स्टॉक खरीद लिए, एक तो 1800 में बिक गया, बाकी जो 9 है वो बचे रह गए, उसके लिए अगर मार्केट प्राइस नीचे चली गई तो हमको उसको पकड़ के होल्ड करके वेटिंग पीरियड में बैठना पड़ेगा. वो प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज हो जाएगी. उसी पैसे को हम कहीं और यूज कर सकते थे, लेकिन वो अटक के रह गए इन्फोसिस में. इसके लिए ये हमको करना है या नहीं करना है, ये हमको सोच समझ के करना चाहिए. ओके, तो आपका टैक्सेशन पहले कंप्यूट कीजिए, इसमें से इफेक्टिव गेन कितना होगा, और ये सब सोच के ही आपको टेंडर प्रोसेस में पार्ट लेना है या नहीं लेना है, ये डिसाइड करना है. ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, because right now the price is at 19% discount from the buyback price. But on the tax implications, if you take into consideration, then it may not make sense for you to go into that process. If you buy 100 shares and you're planning to tender 10, then you are going to get an income of 18,000 rupees, which is taxable at your slab rate. Okay, so this is in all about this. If you have any other doubts on this topic or any other topic or your mutual fund taxation, we can continue the discussion. Not question, just one thing I want to say. Like, Yes. if the promoters are increasing their holding, so obviously they might have some vision for the company, right? So that's why maybe they are increasing their holding. So Yes. maybe the company is going to perform better in the upcoming years. So if Yeah, we yeah, don't that's participate clear. in buyback Yeah. and just buy normally the shares and just keep it for maybe like as an investment. So Yeah, that theory is there, but then that theory is true for every buyback. But in the history, हमने क्या देखा है कि हर buyback में उसकी प्राइस उस लेवल पे गई है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है. और अगर गई भी है, तो वो 1 साल बाद गई है, कभी 3 महीने बाद गई है, तो वो पीरियड भी इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर थिंकिंग के 1525 में खरीद के 1800 तो प्राइस जाने ही वाला है, लेकिन वो प्राइस अगर 1 साल बाद जाएगा तो कंपनी को चलेगा, बट आपको चलेगा क्या? बिकॉज योर 1 साल के बजाय 1.5 साल बाद गया, तो योर रिटर्न इज 19% इन 1.5 year. And is that reasonable? Is that acceptable to you or not? ठीक है, so that's one thing. Second thing, my swing trading methodology, मैं जो swing trading follow करता हूँ, उसमें मेरा ऐसा कहना होता है कि आपको म्यूचुअल फंड से ट्वाइस रिटर्न मिलना चाहिए अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो. That is always my theory, because if you are not getting twice of mutual funds, then why are you working? Why are you doing all this hard work? मेहनत करके भी अगर म्यूचुअल फंड जैसा ही रिटर्न मिलना है तो मेहनत ही क्यों करना? ठीक है, तो उस हिसाब से भी. और अगर हमको म्यूचुअल फंड से डबल रिटर्न चाहिए, तो इसके लिए सेकंड मेरा फोकस होता है स्विंग ट्रेडिंग में, नॉट लुक टू मच एट लार्ज कैप स्टॉक्स. नाउ इन्फोसिस इज अ लार्ज कैप स्टॉक, इट्स गोइंग टू बी हैविंग ह्यूज ओवरहेड्स, मेनी ऑफिसेज. अगर कोई पॉलिसी चेंज करना है तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा. सो उनके जो रिटर्न रेट्स होंगे वो रीजनेबली लो होंगे. उसमें बड़े रिटर्न आने के चांसेस सिर्फ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से होते हैं. जैसे अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करें, so we can go to one stock which is called as Keynes. सुना है किसी ने नाम? no. आईपीओ आया था 2 साल पहले या 1 साल पहले. दिस इज Keynes. अब ये जो Keynes नाम का स्टॉक है, इसका आईपीओ आया था December 22. Okay, 2.5 years. It came at how much? 770, and now it is at 7,000. Can you see this? Yes. Okay, yeah, around 9 times, 10 times हो गया है, because it was something related to semiconductors and AI related कुछ टेक्नोलॉजी में ये थे.
which is not the case with bigger IT companies that we have here. जैसे Infosys हो गया, TCS हो गया, they are more into service and not into revolutionary technology. तो ये 1500 में खरीद के हम एकदम से 15,000 एक्सपेक्ट करें ऐसा तो नहीं होगा, because it is a large cap and because it is not into major R&D mode. तो ये सारा फंडामेंटल इश्यूज है, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जो मुझको पता है आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा पढ़ के पता चल जाएगी, वो थोड़ा डिफर होगा, इसमें कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। या हो सकता है ये जो बायबैक ऑफर है इसके बाद ये लोग R&D चालू करें और फिर ये 1500 का सीधा 2500 पे चला जाए विद इन 2 months 3 months 4 months, वी डोंट नो, वो भी हो सकता है। So your theory is fine, company is believing in itself and that's why they are accumulating more stocks for more profits, but whether it will happen in 2 months or 2 years that no one can say based on historical. चलो हम बजाज का एग्जांपल देख रहे थे, बजाज कंज्यूमर, ओके, ये कब आया था? सितंबर 5 को, ठीक है, हम बजाज कंज्यूमर का चार्ट ले लेते हैं, ओके। 5 सितंबर को ये क्या रेट था? 5 सितंबर को ये 233 था, ओके, और उसके पहले 2-3 दिन एटलीस्ट लेना चाहिए इफ यू वांट टू हैव इट इन योर अकाउंट। तो उसके पहले 230 to 240 के रेंज में चल रहा था, ओके, और उससे पहले 220 भी था। सो 230 to 240 के रेंज में बाय करके लोगों ने टेंडर किया एट व्हाट प्राइस? 290 में टेंडर किया और आज फिर उसका प्राइस गिर के 216 तक भी गया था। ये 290 तक जाएगा, बट कब जाएगा ये नहीं पता। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 230 एंड 290 परसेंटेज वाइज? 26%। ओके, कंपनी ने 26% प्रीमियम पे खरीदा है और 290 इसकी हाई प्राइस भी है। देखिए, इफ यू सी हियर, इट इज द हाई ऑफ द हायर देन द हाईएस्ट प्राइस। उस प्राइस पे इन्होंने खरीदा है बायबैक, तो वहां पर जाएगा, बट अगर 2 महीने में गया तो ठीक है, 2 साल में गया तो 26% इन 2 years इज नॉट अ गुड गेन। ओके, तो योर थियरी इज राइट, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ कंफर्म स्ट्रेटजी। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो पुराने बायबैक्स की इन्फॉर्मेशन और निकालिए, मैंने तो ये रिसेंट था इसलिए निकाला है, आप निकालिए और थोड़ा एनालिसिस करके अगर शेयर कर दीजिए ग्रुप पे तो सबका फायदा होगा। आई वुड सजेस्ट इफ यू हैव इंटरेस्ट एंड टाइम डूइंग दैट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू लुक एट दैट डेटा, पुराने जो 10-12 बायबैक्स है इसमें क्या हुआ था। ओके, ठीक है, देन आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू गॉट सम insights into buyback and Infosys buyback, इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज मिला होगा ऐसा मैं होप करता हूँ, और आज के लिए यहीं पर रुकता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड we'll meet again in similar some other knowledge session. Thank you so much and good night. Thank you. Bye.